से लेकर के देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है। फिर ये जो डिमांड कर रहा है, ये सब नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। मैंने सदन में भी कहा है, इसके लिए आप छटपटा रहे हैं। तो इसलिए जब तक आप विपक्ष से आम लोगों से संवाद नहीं करिएगा, क्रीमी लेयर लागू होनी नहीं चाहिए। वजह इसलिए है कि और ओबीसी में भी लागू नहीं होना चाहिए। ओबीसी वाले को लड़ना चाहिए, लेकिन इसलिए राहुल गांधी को सामने रख करके और पीछे के दरवाजे से ये खेल खेल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि परसीमन और आरक्षण का टसन कैसे कम होगी टेंशन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कैसे मिटेगी टेंशन? संसद का शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र माफ करिएगा, तो लगातार 3 हफ्ते से वहाँ उठापटक मची हुई है। 3 हफ्ते हो गए। एक दिन संसद ढंग से चली थी जिसमें बहस हुई थी, उसके बाद कि कभी किसी भी दिन संसद ठीक से नहीं चल पाए। हर दिन हंगामा और सिर्फ हंगामा ही वहाँ पर बरपा हुआ है। और जिस तरीके से डेडलॉक बन गया है दोनों सत्ता पक्ष में और विपक्ष में, लगता नहीं है कि ये डेडलॉक टूट पाएगा। कैसे टूटेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो टसन है उसका वो टेंशन कैसे कम होगी, कौन करेगा पहल। सत्ता पक्ष ने कई बार पहल करने की कोशिश की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे फ़ोन पर बात भी की, लेकिन उसके बावजूद ये टसन है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी ओर मुद्दों की अगर हम बात करें कि जो सदन के अंदर जो मुद्दे उठाए जाने हैं, विपक्ष लगातार ये आवाज़ उठा रहा है कि जो चंदा चोरी का मामला है वो उस पर डिबेट हो, उस पर बहस हो, और ये भी कह रहा है कि जो जनजी पर लाठीचार्ज किया गया है उस लाठीचार्ज पे, पैलेट गन पे और AK-47 पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये 2 पहली मांग है कि पहले इस पर चर्चा हो। सत्ता पक्ष की मंशा है कि वो परसीमन का बिल पास कराए, महिला आरक्षण, उसको महिला आरक्षण के साथ में जोड़े, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड सरकार बता रही है। और इसके साथ साथ में FCRA का भी एक बिल है जो वो पास कराना चाहती है। FCRA की अगर हम बात करें तो FCRA में मामला ये है कि जो फॉरेन से फंड आता है उस पर रोक लगाने की सरकार की मंशा है, और वो एक एक चीज़ को उसमें मॉनिटर करेगी कि फॉरेन फंड कितना आया, कहाँ आपने खर्च किया, कैसे खर्च किया, उसका पूरी बैलेंस शीट आपको देना पड़ेगा। उसमें क्रिश्चियन का एक ये सवाल उठा कि माइनॉरिटीज़ जो हैं, खासकर केरल में जो क्रिश्चियन फॉरेन से फंड मंगाते हैं उन पर रोक लग जाएगी और वो कोई भी अपना काम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि हम यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का काम करते हैं, हेल्थ के लिए काम करते हैं, वो सब काम रुक जाएंगे। हालांकि अमित शाह ने उनको बुला करके उनकी चिंताओं को खारिज किया, उनको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, और इस बीच एक और खबर आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है, ये और दोनों सदनों के लिए, राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी, और कहा है कि 10, 11 और 12 3 दिन आप लोग सारे लोग सदन में आप मौजूद रहेंगे। तो क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सोमवार को कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? ये अपने आप में बड़ी बात है, और क्या हो सकता है वो बड़ा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुद्दे की बात यही है, कैसे टूटेगा गतिरोध, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, लेकिन हम दिन भर आज लोगों ने क्या कहा, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, किरण रिजिजू ने कैसे सत्ता पक्ष को, विपक्ष को मनाने की कोशिश की, सत्ता पक्ष का अपनी बात रखी, और तमाम लोगों ने क्या कहा, जरा पहले वो सुन लेते हैं। सेकेंडली जो हाउस एक्सटेंशन का कांग्रेस पार्टी की ओर से या किसी और से कहा गया, ऐसे कोई प्रपोजल नहीं है कोई स्पेशल सेशन का। अभी तो मानसून सेशन चल रहा है, तो इसमें हम कैसे हम दूसरे स्पेशल सेशन के बारे में बात करेंगे। और तीसरा, गृह मंत्री जी सुबह से लेकर के देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है। फिर ये जो डिमांड कर रहा है, ये सब नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। मैंने सदन में भी कहा है। और
कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है, ये सरकार तय करता है। वो अपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए। एक्चुअली में गवर्नमेंट जो है पिछले दरवाजे से बिल को लाना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी को सामने रख करके और पीछे के दरवाजे से ये खेल खेल रही है, जो बेनकाब हो रही है और आगे भी और हो जाएगी। आप परिसीमन का बिल लाने में इतनी जल्दीबाजी और उतावलापन क्यों? विपक्ष के साथ आपका वार्ता क्यों नहीं हो पाती, संवाद क्यों नहीं होता? विपक्ष को आप किसी भी बिल पर जो देश हित में है और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए और समाज का कोई वर्गीकरण न हो, समाज को देख करके लोकसभा विधानसभा का परिसीमन न हो, तो इसके लिए आप छटपटा रहे हैं। तो इसलिए जब तक आप विपक्ष से, आम लोगों से संवाद नहीं करिएगा, तब तक इस बिल का कोई औचित्य नहीं है। क्रीमी लेयर लागू होनी नहीं चाहिए, वजह इसलिए है कि, और ओबीसी में भी लागू नहीं होना चाहिए। ओबीसी वाले को लड़ना चाहिए, लेकिन ओबीसी वाले क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन के कारण संविधान में इनको आरक्षण दिया गया। आर्थिक गरीबी, असमानता दूर करने के लिए पूरा सरकार लगी है, सारे विभाग लगे हुए हैं। तो बहुत सारी स्कीमें हैं, तो कितने सारे मंत्रालय हैं जो लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए या आर्थिक निर्भर बनाने के लिए या उनका इनकम इंक्रीज करने के लिए बने हुए। तो क्या यही एक क्षेत्र रह गया जहां पर ऐसी बहस होती है? अमित शाह क्यों नहीं मिल रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन से? उनको मिलना चाहिए, आके लीडर ऑफ अपोजिशन से अमित शाह जी को जाके मिलना चाहिए, उनके चेंबर में बात करनी चाहिए। बात तो रास्ता निकलेगा। रास्ता कौन वुमेन्स रिजर्वेशन के खिलाफ है? हम लोग तो कह रहे हैं कि आप लागू कर दो, ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन के साथ लागू करो। फर्क तो इतना ही है। तो आप देश की एक बड़ी आबादी को इस आधार पे आप नहीं बनने देंगे, लोकसभा नहीं आने देंगे कि सीटें नहीं बढ़ेंगी। जो एग्जिस्टिंग सीट है उसमें तो आप दे दीजिए, इसमें कौन रोक रहा है आपको? जी हाँ, तो सुना आपने, सारी पार्टियों की अपनी अलग अलग बात है, अपनी अपनी राय है। और ये कह रहे हैं कि आखिर आप लोग जो महिला आरक्षण है उसको परसीमन से क्यों जोड़ना चाहते हैं, इसके पीछे का घालमेल क्या है, सत्ता पक्ष क्या सोच रहा है, सत्ता पक्ष की क्या मंशा है, उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो सत्ता पक्ष क्या ये सोच रहा है कि भाई अगर हमने अभी इधर लागू कर दिया महिला आरक्षण तो जो सांसद हैं वो नाराज हो जाएंगे, और विपक्ष का ये मानना है कि वो परसीमन इसलिए करना चाह रहे हैं महिला आरक्षण के नाम पर क्योंकि वो अपने हिसाब से, जैसे एसआईआर हो रहा है, एसआईआर में आरोप लगाया जा रहा है कि छांट के एक खास वर्ग के नामों को डिलीट किया जा रहा है। तो उसी तरीके से जो परसीमन होगा, रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्री होगी लोकसभा की और विधानसभा की, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि एक खास वर्ग का उसमें कुछ रहे ही ना। और भारतीय जनता पार्टी लगातार, जो मोदी जी कह रहे थे कि 1000 साल तक हम राज करेंगे, तो वो उनकी मंशा पूरी हो जाए, यही है। क्योंकि एक बार जब जिस तरीके से संविधान को लेकर के चर्चा चली थी और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा था, अल्पमत की सरकार बनी थी, 240 सांसद जीत करके आए थे। ये अलग बात है कि बाद में तोड़फोड़ करके 300 से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन कुछ उसी तरीके से ये एक मसला हो गया है परसीमन का। और फिर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद का आखिरी हफ्ता बचा है, तो ये टेंशन कैसे खत्म होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, जरा हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। अनवर मिर्जा जी जुड़ चुके हैं, अनवर कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी संजीव निगम भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल झा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत खैर मकदम है। और पवन रावत भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है पवन जी आपका।
सुभाषपा भी आज हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सुभाषपा के जितेंद्र भारती हमारे साथ में है। जितेंद्र भारती चूंकि सरकार के सहयोगी दल के रूप में है, तो वो भी हमें बताएंगे कि विपक्ष क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों क्या कर रहा है। पहले पवन जी के पास, पवन जी बताइए भाई, ये संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। ये संसद, ये जो परसीमन और आरक्षण का टसन है, ये कैसे मिटेगी टेंशन? ये टेंशन कैसे मिटेगी भाई? 3 हफ्ते हो गए, संसद चल ही नहीं रही है। नमस्कार प्रदीप जी, आपके सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, संसद वास्तव में क्या है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, वो कोई तैयारी करके आते नहीं है और उनका कोई विषय वस्तु उनके पास में होती नहीं। अभी हमने पीछे देखा SIR को लेकर के कितना बवाल किया, जनता के पैसे का कितना ज्यादा दुरुपयोग किया। आप समझिए कि एक दिन की संसद के लिए कितना जनता का गाड़ी कमाई उसमें जाती है और लोग अनावश्यक उस बात का विवाद बनाते हैं। अब दूसरा विषय आप समझिए कि अगर मानिए आपके पास में कोई विषय है और आपके पास में प्रश्न है तो आप उनको पूछिए। सरकार ने जिस व्यक्ति को अधिकृत किया है आपका जवाब देने के लिए, माननीय सभापति महोदय की अनुमति से, वो व्यक्ति आपके सवालों का जवाब देगा। जाहिर सी बात है, अगर वो व्यक्ति बोल रहा है तो वो सरकार ही बोल रही है और ये तो एक नियम है कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई व्यक्ति जवाब देने के लिए जाता ही है। अब आप समझिए, जैसे आप भी किसी न्यूज चैनल को चलाते हैं और अगर आपके कॉरेस्पॉन्डेंट उस जगह पे जाते हैं और वो इंटरव्यू करके आते हैं या कोई खबर लेकर के आते हैं और वहां पर वो आदमी ये जिद पकड़ करके बैठ जाए कि नहीं नहीं साहब, हम तो कोई खबर नहीं देंगे, हम आपको कोई इंटरव्यू नहीं देंगे जब तक आपके चीफ एडिटर साहब नहीं आए या जब तक आपके हेड साहब नहीं आए, तो ये तो प्रदीप जी मेरी समझ में कोई विषय आता ही नहीं है। ये जो आजकल जो विपक्ष ने जो एक माहौल बना लिया है कि उन्होंने नीतिगत बात करना बंद कर दिया है और व्यक्तिगत बात करना शुरू कर दिया है, ये संसदीय जो हमारी एक परंपरा है उसके बिल्कुल विपरीत है और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। चलिए, बहुत शानदार बात रखी आपने। अनवर मिर्जा जी बताइए भाई, वो कह रहे हैं कि नीतिगत मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है, व्यक्तिगत मुद्दों पर बात की जा रही है और संसद को ठप किया जा रहा है। 3 हफ्ते हो गए, कैसे टूटेगा ये डेडलॉक? और इस बीच एक और खबर बता दें, हमारे साथ में बहुत वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी अनवर मिर्जा जी, आप अपनी बात रख लीजिए। तो नमस्कार आपको और आपके चैनल को मेरा। मैं भी सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को कि वो कह रहे थे कि आपकी न्यूज में और सरकार में अंतर है। ये जरा बीजेपी के प्रवक्ता जी को समझा दीजिएगा। आपका न्यूज चैनल है, वो सरकार है भाई। सरकार को जवाबदेही बनती है और देश के प्रधानमंत्री जी को आना पड़ेगा। क्यों भागे हुए देश के प्रधानमंत्री जी? क्यों भागे हुए देश के गृह मंत्री जी? क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? क्यों नहीं जवाब दे रहे? हम जवाब ही तो मांग रहे हैं भाई। हम आपसे क्या कह रहे हैं? आपका अधिकार बनता है, आपको सरकार में चुनकर भेजा गया है। परिसीमन की आपको इतनी जल्दी चिंता हो रही है, जो लाठीचार्ज आपने करी थी, क्यों नहीं गृह मंत्री जी आकर अभी तक सवाल जवाब कर पाए? क्यों नहीं बता रहे कि किसने आदेश दिया था गोली चलाने का, किसने आदेश दिया था लाठी चलाने का? आप भाग रहे हैं अपनी बातों से, आप हमारे पे एक्शन उठा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं। यहाँ प्रवक्ता बनकर बैठे, प्रवक्ता वाली व्यवस्था को लेकर आइए। चैनल को आप सरकार से नहीं जोड़ सकते। चैनल सबके लिए, और ये चैनल सबके लिए दिखाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा। सर, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे तो ये भागे पड़े हैं। ठीक है, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा, उस पर तो भाग जाते हैं, बात ही नहीं करते। कहां है देश के प्रधानमंत्री भाई? लापता हुए में। कहां है देश के गृह मंत्री जी? लापता हुए में। संसद चल रही है, आके बात नहीं कर रहे, आप हमारे को दबाने का काम करते हैं। चंदा चोरी पर हमने कहा आपसे बात करिए, आप चंदा चोरी पर बात नहीं कर रहे। अरे किसने अयोध्या के अंदर चोरी करी है? क्यों नहीं आप उस पर बात कर रहे? पेपर लीक का हमने बात उठाई तो आपने पेपर लीक पर एक छोटा सा वो बना के भेज दिया आपने। लो जी, हमने कानून बना दिया। जो कानून पहले बन चुका था, फिर कानून आपने उस पर बना दिया। अब ये जो परसीमन है, आपने महिला कानून की बात करी। महिला कानून पहले बन चुका था, अब फिर आप महिला कानून लेकर आ रहे, फिर आप परिसीमन करना चाह रहे। इस देश को क्या करना चाहते हैं भाई? ये खुलकर बताइए ना। ठीक है, ठीक है, सवाल ठीक है अनवर जी, आपकी बात जी। कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? कहाँ भागे में देश के प्रधानमंत्री? कहाँ है गृह मंत्री? लापता हुए में भाई। पार्लियामेंट ढूंढ रही है। इस देश का युवा पूछ रहे जिनको गोलियां मारी, तो युवा पूछ रहे कहाँ गृह मंत्री जी, कहाँ देश के प्रधानमंत्री जी? ठीक बात, ठीक बात। आज सवाल और जो ठीक है, ये सरकार। ठीक है अनवर मिर्जा जी, आपकी बात में दम है, आपकी बात में दम है। अनवर जी, बात हो गई आपकी, आपने पूरी बात अपनी रख लिया। आप
पवन रावत जी के पास में दो सवाल छोड़ के जाता हूं। पवन रावत जी, बाद में आपके पास में आऊंगा। सवाल ये कि जब जो मुद्दे उठने चाहिए, वो जिन मुद्दों पर विपक्ष कह रहा है उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है, आप अपने मुद्दे क्यों थोपना चाह रहे हैं? अनवर जी, आपके पास सवाल ये है मेरा कि भाई सरकार के जो काम है उसको तो पूरा होने दीजिए। आप सिर्फ आप पूरी संसद को हाईजैक कर लेंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही के मुद्दे उठें और कोई नहीं। आऊंगा, ये सवाल है हमारे, हम आपके पास छोड़ जा रहे हैं, हम आपके पास दोबारा से आएंगे। पवन झा जी, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, बहुत वरिष्ठ नेता है जी। अनिल जी बताइए भाई, ये कैसे खत्म होगी टेंशन? प्रदीप जी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और सूर्य जी। अनिल जी, आपसे ऐसा है, अनिल जी आपसे एक अनुरोध है, आप अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। जी जी, साइड कर लो जी। मैं अभी तो प्रदीप जी, अभी आपने अपने शुरुआती संबोधन में ये आपने कहा है कि संसद को या राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसको चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही बातें जब ये विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो 2005 से लेकर 2014 तक कहते थे। और जिस पवन जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो बात कहते कितना देश की गाड़ी कमाई बर्बाद किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, तो ये गाड़ी कमाई पहले 2005 से 14 तक बहुत बर्बाद किया इन्होंने, लोकसभा को चलने नहीं दिया था। जितनी आजादी इनको मिली थी यूपीए सरकार में धरना प्रदर्शन करने को, सरकार के व्यक्तिगत बात करने को, सरकार को खदेड़ने को, सरकार को की कमियों को उजागर करने को, और यूपीए सरकार ने इन पे डंडा नहीं चलाई थी और इनको पूरा मौका दिया था। अगर ये मौका जैसा ही आज ये कर रहे हैं विपक्षों को, अगर ये मौका इनको नहीं मिला होता तो आज ये सत्ता में नहीं होते, कोई जानता भी नहीं इनकी बातों को। तो लोकतंत्र में कम से कम आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप कहते हैं कि सदन तय करेगा क्या बात होगी। क्यों भाई, वो सदन के चुने हुए सांसद नहीं है क्या? आप आए हैं क्या चंद्रमा और मंगल ग्रह से आए हैं, और ये लोग क्या धरती से आए हैं? आप भी धरती से ही आए हैं। जितने वोट से आप जीत के आए उससे ज्यादा वोट से जीत के विपक्ष के कई सांसद आए हैं। तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले विपक्षों को, आप अगर समझदार होते, आप अगर काबिल होते, आप अपने हट धर्मिता को और तानाशाही को अगर आप थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें तो आप विपक्ष के साथ बैठिए। आप तो बैठक करने में जाहिर है ना, जाहिर है, बुला लेते कैबिनेट को, तो एक बार विपक्षियों के साथ बैठ के बात करिए और बताइए कि भैया ये फायदा है। आप करना क्या चाहते हैं, आपको यही नहीं पता है। आपने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया 2023 में, लागू कर नहीं रहे। ठीक है अनिल झा जी, अगर वो इतने सक्षम ना होते, इतने काबिल ना होते, तो 2 बार से बहुमत की सरकार ना बनाते और तीसरी बात अल्पमत की सही सरकार बनाए हुए हैं। सर देखिए जी, सरकार बना लेगा जोड़ तोड़ के, खरीद के, फरोख्त के, डरा के, धमका के विधायक अनवर मिर्जा जी, अलग बात है। अनवर मिर्जा जी देखिए, ये हमारी डिबेट का नियम नहीं है। हम पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल करेंगे, फिर दोबारा आएंगे। जी अनिल जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जी, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को और जनता से जुड़े हुए नीतियों को आप अगर नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे उस पे, और विरोधियों को, विपक्षियों को आप दुश्मन समझेंगे, बात नहीं करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ऐसे ही बनती रहेगी, आपकी समय निकलता चला जाएगा। देश के टैक्स पेयर का पैसा सरकार बर्बाद कर रही है, आपकी वजह से विपक्ष के लोग भी बर्बाद कर रहे हैं, दोनों जिम्मेदार है इसके। आप इसी तरीके से संसद को हाईजैक करते रहेंगे। संजीव निगम जी बताइए, क्या संसद इसी तरीके से हाईजैक हो? ठीक है अनिल झा जी, आता हूँ आपके पास। जी सर ये बता, जी संजीव जी, प्रदीप सर ये बताइए, हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह है, सारे कमांडो, सारे पैरामिलिट्री, सारे फोर्सेस दिल्ली पुलिस इनके पास है, तो कौन सा हाईजैक कर लिया विपक्ष इनको? ये तो खुदे भागे हुए भगोड़े हैं, खुद भागे हुए। इनको बोलिए आके बात करें लोगों से। ठीक है संजीव निगम जी। प्रदीप जी, अगर संसद नहीं चल पा रही है तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? विपक्ष को? दोनों को। विपक्ष कतई जिम्मेदार नहीं है, दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। आपने संसद को हाईजैक कर लिया। नहीं, सुनिए जी भाई, इसका संसद का जो मुखिया कौन है? जो दोनों सभाओं में, लोकसभा में है हमारे ओम बिरला साहब जो है लोकसभा के अध्यक्ष, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक बात। वो चाहे जैसे बात करे, जिस तरीके से करे, ये मैं उनकी असफलता मानता हूँ। जी, ये उनकी असफलता है। वो बात करके करे
या किसी को अक्सर अगर आपने पहले देखा होगा कई सांसदों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, सस्पेंड कर दिया। अभी भी टीएमसी के एक सांसद को कुछ न कुछ, तो मेरे कहने का जो भी आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन संसद विधिवत चलनी चाहिए। वहां पर प्रश्न काल वो होना चाहिए, उसके बाद की जो विषय है उनमें चर्चा। अभी देखिए चुपके चुपके चोरी चोरी 3-4 बिल इन्होंने पास करवा लिए। आज भी मैं देखा था, कमाल है, मतलब संसद चल नहीं रही, चुपके फटाफट जो है कौन इसके पक्ष में हाँ कहे, कौन पक्ष में ना कहे, हाँ कहे को मान लिया। आपने जो है वो काम आपका जारी है, ये बात नहीं चलेगी भाई। जो भी आप बिल पास करें, लोगों से चर्चा करें, विधिवत बात करें, तो ये आप नहीं चला पा रही है। तो आप बताएं ना, दिल्ली में कोई घटना किसी प्रकार की घटी है, आपने वहां का जो मुखिया है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदल दिया, तो जो मुखिया होती है उसी की जिम्मेदारी होती है। आप सीधे आपकी कला है। ये बात आपकी ठीक है कि घर के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो घर को अच्छे से चलाए और डेडलॉक ना बहानेबाजी वाली नहीं कर सकते हो कि वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं, वो तो करेंगे ही, वो तो करेंगे ही, वो उनका तो धर्म है। आपका धर्म क्या है? आप उनके उसमें फंस जाओ, बाहर न जाओ, ये आपकी टोटल असफलता है। और आपको शायद ये भ्रम भी है, जैसे कि आपको बांकीपुर की विधानसभा सीट में जो हुआ ना, वो वहां पर यहाँ पे कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाएगा तो जीत जाएगा। जीता कौन? ये गलतफहमी पाल दीजिए कि संसद जो है हम ये लोग नहीं आएंगे तो अरे वो तो भ्रम फैलाया गया, कह रहे हमने कहा ही नहीं। देखिए संजीव निगम जी, इस देश में भ्रम बहुत फैलाया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है। अब वो कह रहे हमने ये बात कही नहीं, आप लोगों ने कहा। इस तरीके की बातें बिल्कुल सुनने में आती है। सुन लीजिए सवाल, अरे ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, कब कहाँ क्या बात चल रहा है कुछ कह नहीं सकते। मैं तो आपको बता रहा हूँ निकम, मैंने उज्ज्वल सुन लीजिए संजीव निगम जी, ये गलतफहमी है। संजीव निगम जी एक सवाल, एक चीज सुन लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस है। सुन लीजिए नैरेटिव कैसे सेट होते हैं आप सुन लीजिए। उज्ज्वल निकम ने मजाक कहा भी नहीं, और वो बात ऐसी निकली कि वो आतंकवादी को बिरयानी खिलाते हैं, आतंकवादी बिरयानी मांग रहा था, उसको बिरयानी खिलाई गई। और उस बात ने पूरे देश में ऐसा लोगों के दिलों में राज किया कि लोगों के दिलों में बैठ गया कि आतंकवादी को बिरयानी खिलाई जाती है। और उज्ज्वल निकम ने जो वकील थे सरकार के, उन्होंने बाद में कहा कि उसने कभी बिरयानी तो छोड़ो चाय भी नहीं पिया। तो आजकल झूठ इसके पार इतने तेजी से फैलते हैं ना कि कहीं रुकते ही नहीं। अगर प्रदीप जी आप इस बात को, चलो मैं एक मिनट मान भी लेता हूं कि नैरेटिव है, लेकिन ये इनको बहुत जरूरत से ज्यादा इस समय ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, ये तो आप मानेंगे कि ये हम तो सरकार चला लेंगे, हम तो खरीद लेंगे, हम तो ये जो खरीदने बेचने वाली जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, जो खरीदने बेचने वाली बातें। चलिए हमारे साथ में बैठ करके बात करो, ठीक है, करके बात करो, चर्चा करो। जितेंद्र भारती जी जुड़े हुए हमारे, जो सरकार के सहयोगी हैं। जितेंद्र जी जरा बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी ने उन सांसदों से मुलाकात की जो टीएमसी छोड़ करके आए हैं 20 सांसद, और जो उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़ के आए 6 सांसद, उन लोगों से आज मुलाकात की। वो कहा कि आप लोग सदन में रहिए और अपनी बात रखिए। इसके क्या मायने निकाले जाएं? और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने लोगों को, सांसदों को व्हिप जारी कर दिया कि 10, 11 और 12 में आप सदन में रहिएगा, व्हिप जारी कर दिया है। कुछ बड़ा होने वाला है क्या जितेंद्र भारती जी? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सदर प्रणाम, और जितने हमारे प्रवक्ता बैठे हैं आप सभी को सदर प्रणाम, सभी साथियों को। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सामाजिक मुद्दों के लिए, आम जनता के लिए, वंचित शोषित समाज के लिए संघर्ष करती है। और रहा सवाल, आपने प्रश्न किया, तो जितने भी सांसद हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय सबके लिए हैं, तो उनके साथ यदि नाश्ता कर लें, भेंट मुलाकात कर लें, चर्चा कर लें, तो वह लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। और उनके बात को सुनना चाहिए उनको, और उनके विचार करके उसका समस्या का समाधान करना चाहिए। दूसरी पॉइंट है कि जब महिला बिल की बात हो रही थी, तो महिला बिल जब पास करने के लिए जब सरकार जो चलाती है सदन में चल रहा था, तो ये जो विपक्ष के पास है, जिनके साथ समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। ये हमारे मुल्क में 50% महिलाओं की आबादी है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि राजनैतिक से लेकर शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के हर क्षेत्रों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाए, जिससे कि जो
गांव से लेकर के और शहरों तक अंतिम वंचित शोषित जो हमारा व्यक्ति ठीक है। उसको मूल धारा में, उसके ठीक मुख्य है, विकास जितेंद्र धारा जी, में जोड़ने का प्रयास करती है जितेंद्र जी, और हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। जितेंद्र जी, और सदन अरे में सुन लीजिए, जो सवाल सदन सुनिए, में जो सवाल है, सवाल सुनिए जितेंद्र जी, सवाल सुनिए, करेंगे। सवाल लग रहा आपको आवाज नहीं मिल रही। जितेंद्र जी सवाल सुनिए। सरकार में जो महिला है- आरक्षण बिल पर पहले ही बहस हो चुकी है, पूरे सदन ने ध्वनिमत से, एक मत से इसको पारित कर दिया है। तो अब उसको परसीमन से जोड़ना, वो विपक्ष कह रहा है कि इसमें कुछ षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है? और 10 तारीख को जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने सांसदों को बुलाया है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने आज अचानक उन सांसदों से मुलाकात की जो टीएमसी छोड़ करके आए हैं या जिनको लाया गया है, उद्धव ठाकरे के गुट से आए हैं या उनको लाया गया है, उनसे मुलाकात की, और साथ ही साथ में कांग्रेस ने 10, 11, 12 में व्हिप जारी कर दिया कि सारे सांसद मौजूद रहें। क्या होने वाला है संसद में? कुछ आहट लग रही क्या आपको? देखिए प्रदीप जी, अभी निगम जी ने कहा खरीद फरोख्त, हमें बड़ा कष्ट होता है और शर्म भी आती है कि हमारे देश के नेताओं की भी बोली लगाई जाती है, और अगर लगाई नहीं जाती तो प्रवक्ता कैसे कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त। जिस विश्वास साथ जनता चुनती है राजनेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, मैंने भी देखा उस विश्वास को तोड़ते हुए जहां निजी स्वार्थ दिखाई पड़ता है वहां पहुंच जाते हैं। अब वो पैसा के बल पे जाते हैं या व्यवहार जाते हैं या दबाव में जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो राजनीति का ये एक धरना चल चुका है कि खरीद फरोख्त का, ये वास्तव में देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जिस तरह से मैं देख रहा हूं लोकसभा की कार्यवाही को लेकर के, मैं कल भी कहा था प्रदीप जी कि नरेंद्र मोदी जी कहीं न कहीं अब समझ गए हैं कि देश में जो माहौल ताली थाली वाला था हमारा, वो कहीं न कहीं खत्म होता नजर आ रहा। ये बड़ी बात है। एक बार और चेक कर लें, आरएसएस तो हमेशा चेक करती रहती है ना बीच बीच में, या गणेश जी को दूध पिला करके या ताली थाली बजवा करके या लाइट जलवा करके एक बार और चेक किया जा सकता है कि क्या उसका असर है कि खत्म हो गया है। वो आभास भारतीय जनता पार्टी के लगभग सब कार्यकर्ताओं को हो गया है जी। जिस तरह से नवीन जी की सीट हारती है बिहार में, दतिया में भाजपा गिरती है, उदयमू देखिए वहां सारे संगठन को एकदम बर्खास्त कर दिया गया। अरे सुनील त्रिपाठी जी, कहाँ आप समझ नहीं पा रहे। आप सुनिए, ये राजनीति का बड़ा खेल है भाई। पहले शेर जिस तरीके से लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटता है ना, उसके बाद वो लंबी छलांग लगाता। आप याद रखिए, ये सीट हारी गई है या हरवाई गई, जरा ये बता दीजिए। कौन सी? दतिया वाली? दतिया वाली और वो वाली बिहार वाली। दतिया की सीट मैं पहले भी बिहार की भाजपा, बिहार देखिए, बिहार में भी ये है। जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के तांडव शुरू हुआ है, आपने भी देखा होगा कि भरत तिवारी को हत्या के लेकर के पूरे बिहार में भूचाल आ गया। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से छोड़ देती है चीजों को? और आज तक का रिकॉर्ड है, सुनील त्रिपाठी जी, आज तक का रिकॉर्ड है कि जिसकी सरकार होती है बाई इलेक्शन वही पार्टी जीतती है। ऐसा संभव हो सकता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष की का क्षेत्र हो और भारतीय जनता खुद की पार्टी की सरकार हो। प्रदीप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना बूथ हार गए। नहीं, वो मैंने आपको कहा ना झा साहब, 2 कदम पीछे हटना पड़ता है लंबी छलांग लगाने के लिए। जी सुनील त्रिपाठी जी, अपनी बात रखिए और वापस आइए। सुनिए, हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं। सुन लीजिए सुनील जी, वापस मुद्दे पर आते हैं। सुनील जी, वापस मुद्दे पर आते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, अपनी बात पूरी कर लीजिए। 4 कदम आगे आता है जी। जब शेर बुढ़ा हो जाता है उसी जंगल में दोनों पैर से कांपता भी है। ये भी आपने भी देखा होगा। शिकार छोड़ दीजिए, उसके पैर ही नहीं लगते कांपने में। जी। अच्छा, जल्दी से ये बता दीजिए, जो मैंने पुराना सवाल पूछा था आपसे कि ये जो कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है 10, 11, 12 के लिए, और उधर ये चर्चा चल रही कि FCRA या इस तरह का बिल लाया जा सकता है, इसमें क्या गुगाहट आपको नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस भी अब कहीं न कहीं अंदर से लग रहा उसको भी कि अभी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। लोहा गर्म है, अब गर्म लोहे में फायदा उठाने के लिए कांग्रेस भी तत्पर है। मेरे हिसाब से तो यही नजर आ रहा है प्रदीप जी। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। जी प्रदीप जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी अपनी बात रख लीजिए। प्रदीप जी अपनी बात रख लीजिए। प्रदीप जी, आपने अभी कहा कि
दो कदम पीछे चलना पड़ता है लंबी छलांग के लिए। हाँ। ये अल्फाज किसके कहे हुए हैं मालूम है? जी। जिसने ये बात एक बोली थी, ये राजनाथ सिंह जी ने कही थी, राजनाथ सिंह साहब ने भी कही थी। आप राजनाथ सिंह साहब ने कही थी ये बात। जी, जी। और राजनाथ सिंह साहब ने और भी कुछ कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। हाँ। बात उनकी गलत हो गई। सुनिए सुनिए, ये बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि ऐसा होता है, प्रॉवर्ब है। लेकिन ये बात उम्मीद नहीं होगी ठीक है, हमारे यहाँ ठीक है भाई, सुनिए, ठीक है। और अरे हम सुन लिए, संजीव निगम जी छोड़ दीजिए उन सब बातों को, ये बीच की बातें हैं। हम जरा असली मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की ये टेंशन कैसे खत्म होगी? जरा वापस चलते हैं पवन जी के पास। पवन जी बताइए, जिम्मेदारी आपकी है। आप कह रहे हैं कि आप अपनी शर्तों पर सदन चलाएंगे, विपक्ष कह रहा है कि हमारी शर्तों पर चलाइए, जो हमारे मुद्दे हैं पहले उन पर बहस कीजिए, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर बहस कीजिए, और जैन जी पर लाठी किसने बरसाई, AK-47 से गोली किसने चलाने का आदेश किसने दिया, और ये जो करंट वाली लाठी है उसको चलाने का आदेश किसने दिया, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, ये बताइए ना। इस पर बहस करने में दिक्कत क्या है? एक बार बहस हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी, फिर अपने आप सारे बिल पास कराते रहिए। पवन जी देखिए प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष के पास में वास्तव में कोई मुद्दा ही नहीं होता। अरे इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा पवन जी? होते हैं वो कभी भी लिस्टेड नहीं होते हैं जी। मैं मिर्जा जी, मैं अभी आपकी बात भी सुन रहा था, मैं आपकी बात को भी काउंटर करूंगा, लेकिन पहले मैं प्रदीप जी की बात कर लूं, क्योंकि हमारे यहाँ का थोड़ा नियम है, हम जो है थोड़ा सामने वाले का सम्मान भी काफी रखते हैं। आदरणीय प्रदीप जी की बात मैं रखता हूँ। देखिए प्रदीप जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, विपक्ष और पक्ष दोनों ही लोग, चाहे हम हो या हमारे विपक्षी हो, हम वास्तव में जनता के सरोकार के प्रतिनिधि उस संसद में जाकर के पवन जी पूरा मौका दिया मैंने आपको शुरुआत में अपनी बात रखने के लिए। ये सवाल जवाब का समय है, सवाल सुनते जाइए, छोटे छोटे जवाब देते जाइए, अच्छा लगेगा, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा, आपकी बात भी दूर तक वहां पहुंच जाएगी। सवाल ये कि जो विपक्ष की मांग है कि चंदा चोरी पर डिबेट हो, और साथ ही साथ में जो उसके एक और मुद्दा लाठीचार्ज का मुद्दा है उस पर बहस क्यों नहीं कर रहे आप लोग? बिल्कुल हम लोग बहस करने के लिए तो तैयार है ना। मैंने क्या कहा, नीतिगत बातें नहीं हो रही है ना प्रदीप जी, व्यक्तिगत बातें हो रही हैं। इनको चाहिए कि हम अगर हम कोई विषय लेकर के आए तो नहीं साहब उसमें प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के बात करें, गृह मंत्री जी खड़े होकर के बात करें, या कोई अन्य व्यक्ति। आप नहीं तय करेंगे ना कि किस मुद्दे पर कौन व्यक्ति तय करेगा, ये सरकार तय करेगी कि किस मुद्दे पर किसको जवाब देना है। नहीं पवन जी सवाल देखिए, वो जो लाठीचार्ज का मुद्दा है वो गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा मंत्री कैसे जवाब देगा? और दूसरी बड़ी बात यह कि जब गृह मंत्री दिन भर संसद में रहते हैं, किरण रिजिजू जी कह रहे हैं, तो उनको सदन के अंदर आने में क्या दिक्कत है? आ जाए सदन में, बता दें भाई क्या है वो था। विपक्ष तो यही चाहता है ना। जी पवन बोलूं? जी देखिए प्रदीप जी, गृह मंत्री जी कभी भी बहस से, सदन से या चर्चा से नहीं भाग रहे हैं। आप प्रश्न लिस्टेड कीजिए और माननीय बिरला जी उनको व्हीप जारी करेंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, प्रॉपर कहा जाएगा। ये तो सदन का नियम है, इसमें तो आप भी जानते हैं, तो इसका कोई वो नहीं है कि हर वक्त गृह मंत्री जी सदन में बैठे रहेंगे। अगर आप एक लिस्टेड करेंगे तो गृह मंत्री जी आकर उसका जवाब देंगे। बताइए भाई अनवर मिर्जा जी। जी सर देखिए, झूठ का परिंदा अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपने सवाल पूछा, अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आज 15 दिन हो चुके हैं, 16वां दिन है, ठीक। आप ये देखें कि 16 दिन और 15 दिन हो, एक दिन भी देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं आए, गृह मंत्री जी नहीं आए। ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटक रहे हैं। ये एक बात बताइए, चंदा चोरी मुद्दा नहीं है क्या? हमारे भगवान के घर में चोरी हुई है तो हम उसको उठाए नहीं? बताइए ये बात। दूसरी बात आपने पूछी, बताइए भाई पवन जी बताइए। जी सर सुन ली, आप पूछिए, पवन जी से पूछिए, चंदा चोर कहाँ है? जी चंदा चोरी का बताइए, जवाब दूं? जी जी बोलिए बोलिए। देखिए अनवर जी भाई साहब, चंदा चोर कहाँ है इसको आप तय नहीं कर सकते। चंदा चोर कौन है आप सीधे सीधे किसी को आरोप नहीं लगा सकते ना। कानूनी प्रक्रिया अपना कार्य कर रही है। क्या आपके कहने से आप किसी को चंदा चोर साबित कर देंगे क्या? ये तो बिल्कुल अनुचित बात है आपकी। आप किसी, जब तक कानूनी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है, आप उसे दोषी नहीं कह सकते हैं और आप उस पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते हैं। सरकार के द्वारा नियुक्त की गई है कमेटी और सरकारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपना काम कर रही है। और जो जनता चोर जिन्होंने भी इस प्रकार के गलत कृत्य किए हैं वो आज जेल के पीछे और बाकी कार्रवाई चल रही है। झूठ बोलते हो चंदा चोरों, तुमने चंदा चोरी करी,
सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा दिया, बड़े चोर कहां पर हैं? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री इस पर बोल रहे? क्यों नहीं देश के गृह मंत्री बोल रहे इस पर? क्यों नहीं इस पर बातचीत हो रही है? क्यों भाग रहे चंदा चोरी से? भैया विपक्ष कह रहे हैं ना, मांग कर लो, आ जाओ, बात करो पार्लियामेंट में। क्यों देश के गृह मंत्री बात करने से पीछे हट रहे हैं? क्यों देश के प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे? आपको शर्म है, आपको शर्म आनी चाहिए। डरे बैठे हो तुम लोग। जनता आपसे जवाब मांग रही है कि राम के नाम का पैसा खाने अनवर वाले जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी डरी हुई बैठी नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक नीतिगत कार्य करती है। आप लोग बिना तैयारी के केवल आप लोगों को शोर मचाना आता है, इसलिए आपके हर महीने हर वक्त पर मुद्दे बदल जाते हैं। जनता क्यों आपके सामने जुड़ पाती है? अगर आपके पास में कोई मुद्दे होते हैं तो आप क्यों उसे जनता के साथ रिलेट नहीं कर पाती है? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरे भारत की जनता है, और जब भारतीय जनता पार्टी जीत करके आती है तो आप उस पर तथाकथित आरोप लगाते हैं। ये आप अपने अंदर, अपने गिरबान के अंदर जाकर के देखिए कि वास्तव में आप लोगों की कितनी तैयारी है, आप जनता के प्रति कितना सरोकार रखते हैं। पहले SIR के नाम पर आपने सत्र बर्बाद कर दिया, फिर उसके बाद में आप जो मानसून सत्र आया है उस पर आप बिना वजह के मुद्दे उठा रहे हैं। वास्तव में यह है कि आप जनता को जवाब देना ही नहीं चाहते। आप चाहते ही नहीं है कि जनता की कार्रवाई हो, और आप पहले से ही आप सभी लोग इस बात को लेकर के आते हैं कि आपके बड़े नेता छुट्टियां मनाते रहे और इस प्रकार से शोर शराबे में रोज पार्टी की स्थगित हो जाए, और दिल्ली में आए हुए आपके नेता पार्टियां करते रहे। ठीक है भाई, ठीक है, दोनों लोगों की बात आ गई। अगर दोनों लोगों का मन भर गया हो तो डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? पवन रावत जी ठीक है, और अनवर मिर्जा जी आप भी चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। दोनों लोग मेरी बात सुनिए। मामला ये ना बड़ा गंभीर मामला, ऐसे तू मैं से मजा नहीं आएगा, लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी, समझ में नहीं आएगा। आप अनवर मिर्जा जी ये बता दीजिए, सवाल आप ही से कर लेता हूं, आप ही बता दीजिए सवाल, ये मुझे बताइए आपको डर किस बात का है? अगर परसीमन हो रहा है 543 सांसदों से बढ़कर 850 होने हैं, आपको उसमें डर किस बात का है? क्यों परसीमन से आप डर रहे हैं? जी, कोई डर नहीं है, कोई हमें भयभाव नहीं है। जब महिला आरक्षण बिल पहले पास हो चुका था 2023 में, हो गया था ना, फिर उसके बाद इन्होंने अभी लाके बिल को पास करने की बात करी। अरे बार बार आप महिलाओं के बिल की बात क्यों कर रहे हो? जिन महिलाओं पे तुम लाठी चार्ज करते हो, परिसीमन की आज चिंता की। जब हम बार बार तुमसे कह रहे थे कि जाति जनगणना करो, तुमने नहीं करी। आज मैं पूछना चाहता हूं, जिन पर लाठियां चलाई, जिन पर 47 चली गई हैं, जिनको तारों से मारा गया है, जिनके जख्मी है हमारे छात्रों के साथ अत्याचार है, के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में आके जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, अनवर जी बात हो गई आपकी, ठीक है। कहीं भी नहीं चली है। आप नेशनल पवन रावत जी उस पर बहस नहीं करते कि चली कि नहीं चली। ये गलत बात है, कहीं भी AK-47 का कहीं भी। अरे पवन जी सुनिए, AK-47 चली थी इंदिरा गांधी के समय में। पवन जी सुन लीजिए, पवन जी वीडियो गवाह है। अरे पवन जी रुकिए भाई, रुक जाइए, दोनों लोग रुकिए भाई, इन सब पर बहस ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। वो GD में दर्ज है वहां पर कि पैलेट गन भी चली थी और AK-40। अनवर जी रुकिए भाई, अनवर जी रुक जाइए, अनवर जी रुकिए भाई, बाकी लोग भी हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करते ना, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। जरा भारती जी के पास चलते हैं। जरा जितेंद्र भारती जी ये बताइए कि ये जब महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, उसको परसीमन से जोड़ने की, क्लब करने की क्या जरूरत है? क्यों ये भय का माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, कोई इसमें भय का माहौल नहीं बनाया जा रहा है। जब 543 सीटों पे जो चुन के गए हैं, वह सभी के लिए माननीय प्रधानमंत्री अनवर जी ऐसे नहीं, ऐसे सबके लिए हैं। और इनकी विचारधारा जो है ना, इनके जो महिलाओं के प्रति विचारधारा नहीं, महिलाओं का आरक्षण बिल पास हो चुका है। भारती जी जो परिसीमन के, ताकि गांव से लेकर के वो जमीनी हकीकत जो परसीमन हो जाएगा कि हमारी आबादी कितनी है, उसके परसीमन के आधार पर। अभी जनगणना नहीं हुई तो आपको आबादी कैसे पता चलेगी? 2011 की बात कर रहे हैं भाई। भारती जी सुनिए, भारती जी सुन लीजिए, इसका विरोध किसने किया था? भारती जी सुन लीजिए, इन लोगों के पास। अरे भाई भारती जी आप बोलते जाएंगे तो सवाल का जवाब कब देंगे? आगे बढ़ाने के लिए सुन लीजिए जो काम जो चल रहा है, इनका विरोध। जितेंद्र भारती जी, जितेंद्र जी क्या आपको आवाज नहीं मिल रही है क्या? भाई इनकी आवाज डाउन कर दी जाए। जितेंद्र भारती जी आप आवाज, पहले आप सवाल सुनिए, सवाल सुन के उसका जवाब दीजिए। सवाल हमारा ये है कि अभी तक जनगणना हुई नहीं है। चलिए, लगता है उन तक आवाज हमारे नहीं पहुंच पा रही है। अनिल झा जी के पास चलते हैं। अनिल झा जी, ये भाई आप लोगों को इसमें संशय क्या है? अगर सांसद बढ़ जा रहे हैं तो उसमें आपको संशय क्या है? अब बढ़ जाए तो अच्छी बात है ना, हम लोग लगातार इस पर बहस कर रहे हैं। जी देखिए प्रदीप जी, हमें कोई संशय नहीं है। हमें संशय ये है कि जब आज से कुछ वर्ष पहले, कुछ दशक पहले
जनसंख्या नियंत्रण की बात हुई और सरकार ने अपील की, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, और उस समय जरूरत भी थी देश को, तो जिसने पढ़े लिखे आदमी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिस आदमी ने, जिस प्रदेश की जनता ने, जहां पे साक्षरता ज्यादा है, वहां पे जनसंख्या नियंत्रण उतना कम हुआ। अब आप कह रहे हैं, पहले तो आपने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण करिए, अब आप कह रहे हैं कि आपके घर में 2 लोग हैं तो हम 2 का राशन देंगे, हमारे में 15 है तो हम 15 का राशन लेंगे। नहीं, वो बात खत्म हो गई, वो बात खत्म हो गई है। सुन लीजिए अनिल झा जी, सुन लीजिए, डीएमके ने जब डिमांड जी सुन लीजिए, डीएमके ने बात की थी, तो हालांकि डीएमके ने भी इसका विरोध कर दिया है, कह रहे हैं कि हम परसीमन के बिल पर हम सरकार का साथ नहीं देंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि हम 50% सीट बढ़ाएंगे चाहे जनसंख्या कितनी भी हो। तो अब आपको ये सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? सरकार के 2029 का इलेक्शन हो जाने दीजिए, चलिए उसके बाद जिसकी सरकार बनेगी, आप तिबारा चौबारा आएंगे कर लीजिएगा, जिसकी सरकार होगी वो कर लेगा, आप विपक्ष बनाएंगे, आपसे पूछ के करेंगे, आपको इतनी जल्दी क्यों है? दूसरी बात ये बताइए कि अभी आपने हमारे कांग्रेस के मित्र से पूछा, 11 तारीख 10 तारीख को राहुल गांधी जी ने कहा ये सबको जग जाहिर है कि ये लोग चोर टाइप के लोग हैं, या पिछले दरवाजे से आते हैं। नहीं, असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करिए अनिल झा जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप असंसदीय भाषा का प्रयोग ना कीजिए। चोर दरवाजे का मतलब, चोर दरवाजे का मतलब होता है कि चोर दरवाजा ठीक है, चोर दरवाजा जनता के माध्यम से आए हैं और जनता के बीच में करिए। कोई गारंटी नहीं है, जब ये विधायक सांसदों को तोड़ के बैठाए हुए वहां पे, कोई गारंटी थोड़े है कि कल को मंडे को कहेंगे ना हम महिला यही परसीमा वाला बिल चल रहा है लागे। तो विपक्ष तो अपनी तैयारी करे नहीं ना। ये एक बड़ी बात है, ये डर है कहीं, यही सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात निकल करके यही आई है कि क्या सरकार पूरी तैयारी के साथ तो नहीं आ रही है कि वो इन सांसदों को भी लेकर के आए, बाकी जगह से भी मैनेज करे और इसी बीच में अपना परसीमन वाला बिल और महिला आरक्षण के साथ जोड़ करके पास कर ले। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। संजीव निगम जी बताइए। अनिल झा जी आपके पास में आ रहा हूं, चलिए अनिल जी की आवाज खोल दीजिए। अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव निगम जी, डर है आपको, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं। अभी जब मैं पहले बोल रहा था तो हमारे त्रिपाठी जी ने कहा साहब खरीद फरोख्त वाले मामले से थोड़ा इतराज था। देखिए सरकार खरीद फरोख्त करे या प्रलोभन दे या थ्रेट दे, ये सब एक ही कैटेगरी में आती है। अब ये जो आपने महिला आरक्षण वाला बिल है, जैसे आजकल मार्केट का ट्रेंड नहीं है, मार्केट में जाए तो अक्सर ये सामान खरीदो तो ये सामान साथ में फ्री मिलेगा। अरे साहब यही तरीका आप बना रहे हो। परिसीमन का बिल पास होगा, सुनिए तो महिला आरक्षण, अरे वो चीज अलग है, वो चीज अलग है। दोनों के एक साथ घालमेल मत करिए। आप उसके उस साथ में जैसे कोई चीज एक कब वो होती, वो आप उसकी हड़बड़ी में उसको बेचना चाहते हो कि इसके चक्कर में वो निकल जाए। तो ये चीज वही व्यापारियों वाला वो आप तरीका बताइए, संसद में बैठ करके ठीक है ये सही तरीके। ठीक है अनिल झा जी के पास दोबारा से चलते हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की। अनिल झा जी, सरकार ने साफ कर दिया कि वो एफसीआरए बिल लेकर के नहीं आएगी और अगर आएगी तो वो कमेटी में भेज देगी। दूसरा, उन्होंने बाकी लोगों को भी समझाया कि आप इससे चिंता न करिए, सरकार कोशिश कर रही है समन्वय बनाने की, लेकिन आप लोगों की जिद पर अड़े हुए हैं। दीप सर, आपको पता है कि इस सरकार, ये जो सरकार है मोदी सरकार, मोदी जी अमित शाह पे किसी को भरोसा नहीं है, भाजपा के लोगों को भी भरोसा नहीं है, भाजपा के सांसद मंत्री को भरोसा नहीं है। इन्होंने क्या कहा था कि हम काला धन लाएंगे, रोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई को भगाएंगे, हम एकता लाएंगे, हम पाकिस्तान पीओके को मिला लेंगे अपने में। तो ये इसमें से एक भी बात हुई? रोजगार देंगे 2 करोड़ नहीं दिया ना। किया क्या इन्होंने? उल्टे लड़ाने की बात करी, पीओके लेने के बजाय चाइना को दे दिया हजारों किलोमीटर जमीन। ये लोग जो कहते हैं ना ये करते नहीं, और जो ये कहते हैं जो करते हैं ये कहते नहीं। इनका कोई भरोसा नहीं है। तो विपक्ष को हमारे पास क्या है? हमारे पास इनको विरोध करने के लिए संसद में एक ताकत है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो विपक्ष अपनी तैयारी में, इनका भरोसा नहीं है, कब क्या ला जाता है। ठीक है अनिल झा जी, इसी सवाल के साथ जरा सुनील त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, विपक्ष को भरोसा नहीं है कि सरकार क्या करेगी, ये भरोसा टूटना है गलत, मतलब ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए प्रदीप जी, ये तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को इन केन प्रकार, चाहे बिल का हो चाहे जो हासिल करने में हमेशा सफल रहती है। जैसे भी हो, छल से, बल से, दाम दंड भेद से,
तो विपक्ष इस बार मौका नहीं खोना चाह रहा है। मतलब लेकिन मैं बड़ा निवेदन साफ कहना चाह रहा हूं विपक्ष से भी, प्रदीप जी कि जरा जनता के मुद्दे नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सुनील त्रिपाठी जी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है? यही कारण इसे जारी किया गया है कि कांग्रेस के भी सांसद सब उपस्थित रहे, कहीं ऐसा न हो जाए बीच से गायब हो जाए, ये बहुमत से अपना पास करा ले। मैं कहना नहीं चाह रहा था, ये बड़ी बात है। मेरे दिमाग में चीज गूंज रही थी, इसीलिए कांग्रेस भी फूक फूक के अपने कदम बढ़ा रही है। और अब जिस तरह से माहौल देश का बन रहा है उससे विपक्षियों के भी थोड़े हौसले बुलंद हो रहे हैं। देखिए हमारे साथ निगम जी बैठे मुस्कुरा रहे हैं, ये दिल्ली दूर नहीं है, एक बार गलती हुई दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो समस्याएं ऐसी सामने बहुत हैं भाजपा के, लेकिन इनके तो नाव वहीं डूबी ना जहां पानी कम था, इनको तो इनके साथियों ने वहीं डुबो दिया है इनको। जी वहां दिल्ली में भी आप हाल देख रहे, दिल्ली जनता कोस रही है बैठी, आप कहे क्या रहे नहीं, लेकिन क्या मैं गलत कह रहा हूं कि इनकी नाव वहीं डूबी जहां पानी कम था? इनको तो कांग्रेसियों ने ही हरवा दिया, इनके गठबंधन के साथी ने ही हरवा दिया। ऐसा है प्रदीप जी, देखिए मैं विपक्ष से एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जनहित के कुछ मुद्दे भी ले लीजिए। पिछले सत्र में नरवणे जी की किताब पर पूरा सत्र केंद्रित रहा। अरे चलिए, नरवणे जी की किताब में क्या छपा क्या अभी नहीं छपा, देश की बात चल रही भाई, देश की बात चल रही। सुनील जी जरा प्रदेश की बात बाद में करेंगे, जरा देश की बात चल रही। पवन जी के आ रहा हूँ, अनिल झा जी आपके पास आऊंगा, पवन जी के पास चलता हूँ वापस दोबारा से। पवन जी जरा ये बता दीजिए कि ये जो लोगों में डर है कि कुछ भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, संसद में 10, 11, 12 में कांग्रेसी अलर्ट मोड पर है, डीएमके भी अलर्ट मोड पर है, उसने अब मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे। क्या है आपकी रणनीति, कुछ खुलासा करेंगे यहाँ पर क्या? देखिए प्रदीप जी, हम तो ये चाहते हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे, क्योंकि सत्र चल रहा है और अंतिम सप्ताह है, उसके बाद में 4 या 5 दिन सत्र चलेगा, तो हमारी तो मंशा ये है कि जो 10 दिन खराब हो गए हैं, जो 12 दिन खराब हो गए हैं, वो 4 दिन में कुछ कार्रवाइयां हो जाए। और हम तो सभी को आमंत्रित करते हैं, सभी विपक्षी सांसद जितने को भी जनता ने सरोकार के लिए चुन करके भेजा है वो संसद में आए, अपने क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं, उन पर बातचीत करें, और अगर मानिए कोई बिल आता है, कोई विषय आता है तो उस पर चर्चा करें। चर्चा करने के बाद में जो हमारे यहाँ लोकतंत्र में एक विषय है, उस विषय को पूरा किया जाए, पक्ष और विपक्ष मिलकर के उसको हासिल किया जाए, तभी तो वो एक बात जनता सार्थक चाहती है ना। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम और आप अगर सार्थक बातें करके जाएंगे तो जो आपके चैनल के दर्शक हैं उन्हें भी कुछ हासिल होगा। तो ऐसी जो जनता, जो 15 दिन का मानसून सत्र चलता है, वो अपने क्षेत्र के जो विधायक सांसद जो वहां से चुन करके गए, उनको ये लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए, चाहे वो पक्ष के और विपक्ष के नहीं है, जो सांसद है वो तो अपने जनता का प्रतिनिधि है ना। जी, देश की जनता के प्रतिनिधि है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन सत्ता पर भी तो बरकरार रहना है कि नहीं रहना है, और विपक्ष को सत्ता में आने नहीं देना है, उसके लिए तो रणनीति बनानी है कि नहीं बनानी है? हाँ अनिल झा जी बताइए। देखिए प्रदीप जी, जनता निर्णय लेगी कि हम 2 बार से 3 बार से सत्ता में आ रहे हैं और आगे भी हम सत्ता में रहेंगे, क्योंकि जनता हमें स्वीकार उसी का तो इंतजाम कर रहे हैं, बीच में अपनी पकड़ ही नहीं बना पा रहा है। नहीं पवन जी, आप उसी का तो इंतजाम कर रहे हैं कि लगातार आप सत्ता में बने रहे, विपक्ष को मौका न मिले। पहले आपने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, केंद्र में जाकर फिर आपने कहा रीजनल पार्टी मुक्त भारत हो जाए, तो उसी की तो चाह आगे। अनिल झा जी रखिए अपनी बात। जी जी अनिल झा जी कह रहे हैं कि विपक्ष आए, क्यों नहीं आ रहा विपक्ष? अरे पवन भाई, एक रोड किनारे भंडारा यूपी में बहुत होता है, अभी गया सब, अभी भी हो रहा है, भंडारा भी होता है ना रोड साइड में, तो चलते हुए पब्लिक को बुलाना पड़ता है, भैया आइए प्रसाद ले लीजिए। अगर आप बेटे बेटी की शादी करो ना तो क्या कहते हो, आ जाना, चले आओ सब लोग, घर जाकर निमंत्रण देते हो, तब सीखेंगे आप लोग। इतना हट धर्मिता और इतना जिद। चलिए ठीक है, अभी भी समय है। अनिल जी भाई साहब, प्रदीप जी इस बात को एक लाइन में खत्म पवन जी बात रख लीजिए। प्रदीप जी भाई साहब, जनता के चुने हुए सांसद हैं, उनका अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही है, तो वो सरकार का इंतजार करेंगे क्या इस बात के लिए, अपने क्षेत्र के विकास उठाने के लिए? ये तो आपका कोई विषय ही नहीं है प्रदीप जी भाई साहब। अनिल जी भाई साहब। जी जी अनिल जी, गृह मंत्री जी कमरे से बाहर डर के मारे निकले, ठीक है, छोड़ के, और ठीक है अनिल जी, आपकी बात हो गई। पवन जी आपकी बात, संजीव निगम जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। जी, क्या 10 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है क्या? पवन जी आगे बढ़ने के लिए, अरे सुनिए, जवाब मत करिए, ये बताइए क्या 10 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है क्या? अब तो 10 तारीख अब आएगी, तब आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। अब इनकी तरीके तो है नहीं कि पहले से कोई दीवा सब देखे, तो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे। जो मैं कह रहा था, मैं सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, इनकी पोल खुल गई है। मैं फिर कहूंगा, अभी गडकरी साहब ने लखनऊ में जो एक्सप्रेस वे बनाया था, 30 दिन में पोल खुल गई है।
मतलब कभी कदाच खराब हो जाए, थोड़ा वो समझ में आता है। 20 दिन के अंदर हालत पतली, जो सपने दिखा रहे थे अमेरिका की सड़कें, ठीक है अनवर मिर्जा जी, आपका फाइनल कमेंट जी। ठीक है अनवर मिर्जा जी, ठीक है 10 तारीख को क्या कुछ बड़ा होने वाला, क्या होने वाला बताइए। बिल्कुल, हम जनता के मुद्दों को लेकर खड़े होंगे, जनता के हित की बात करेंगे। हम चाहते हैं आपके चैनल से कि देश के प्रधानमंत्री जी सामने आए, देश के गृह मंत्री जी सामने आए। अरे जनता सवाल पूछ रही है, लाठी किस पे मारी, अरे उन छात्रों पे गोलियां क्यों चलाई, उन छात्रों को जो जख्मी करा। ठीक है देश के अनवर मिर्जा जी, समय समाप्त हो रहा है आपके जी, इतना ही समय। भारती जी, ठीक है जितेंद्र भारती जी, आपके पास 20 सेकंड अपनी बात रख लीजिए। सुनील त्रिपाठी जी आ रहा हूँ आपके पास, सुनील जी आ रहा हूँ जी, भारती जी अपनी बात रख लीजिए। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि सदन की गरिमा को बचा करके सदन को चलाया जाए और जो मुद्दे की बात हो, मुद्दे पर अपना विचार रखें, उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। 50% जो अपराधी हैं उसकी महिला जो आबादी का जो बिल है कैसे बचेगी? उसको पास करने के लिए विपक्ष को अरे भाई भारती जी, आप सवाल नहीं सुनते, आप सिर्फ बोलते हैं, इनकी आवाज डाउन कर दिया। सुनील त्रिपाठी जी बताइए। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी बताइए आपका फाइनल कमेंट। देखिए प्रदीप जी, मैं मिर्जा साहब पूछना चाह रहा हूँ, झारखंड में भी बच्चे कई दिन से अनशन बैठे हुए हैं, वो भी छात्र हैं, वहाँ की आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई चर्चा वहाँ अलग है। सुनील त्रिपाठी जी, मुद्दे की बात यह है कि सदन में 10 तारीख को क्या बड़ा होने जा रहा है। अब इस झारखंड में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, मानसून आ रहा है, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे ना। आप तो ये बताइए कि 10 तारीख पे क्या बच्चे तो वहाँ बैठे हुए हैं जी, छात्र नहीं है क्या? चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं चर्चा, उसके लिए अलग से चर्चा करेंगे ना, उस पर एक पूरा फोकस करके चर्चा करेंगे, तब आपको बुलाएंगे, आप पूरी बात उसमें रखिएगा। चलिए सबसे बड़ी बात यह है, सुन लीजिए संजीव निगम जी, मेरी अब जी अगले पूरे हफ्ते का शेड्यूल आ गया है। हम अलग अलग राज्यों में हम एथेनॉल पर जो है टाउन हॉल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप एथेनॉल पर टाउन हॉल करने जा रहे हैं। राहुल गांधी प्रयागराज में युवाओं से मिलने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के ज्यादातर लोग बिहार जा रहे हैं, वहां पर जो मामला AK-47 का उसकी बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 10, 11, 12 में कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है कि वो वहां पर रहे, हर कीमत पर रहे, एक सदस्य वहां पर रहे। और क्या कुछ बड़ा होने वाला है। FCRA बिल की बात करें तो सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो बिल नहीं लाएंगे, और अगर लाएंगे तो वो सिलेक्ट कमेटी को भेज देंगे। असली मुद्दा है परसीमन को लेकर के और महिला आरक्षण बिल को लेकर के, जो दोनों को क्लब किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि बिना इसको क्लब किए ये संभव नहीं है। विपक्ष उसको उसमें कुछ शंका की नजर से देख रहा है, और इसीलिए ये टेंशन बना हुआ है। ये टेंशन कब खत्म होगा, गतिरोध कैसे खत्म होगा, 10 तारीख बहुत महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। उस दिन क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दे की बात यही है कि 10, 11, 12 में संसद में क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये हम जनता के पास छोड़ के जा रहे हैं। उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या उसमें ये परसीमन का बिल लाया जाएगा, FCRA का बिल लाया जाएगा, महिला आरक्षण के साथ उसको क्लब किया जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। गृह मंत्री जी सुबह से लेकर के देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, फिर ये जो डिमांड कर रहा है, ये सब नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। मैंने सदन में भी कहा है, इसके लिए आप छटपटा रहे हैं। तो इसलिए जब तक आप विपक्ष से आम लोगों से संवाद नहीं करिएगा, क्रीमी लेयर लागू होनी ही नहीं चाहिए। वजह इसलिए है कि और ओबीसी में भी लागू नहीं होना चाहिए, ओबीसी वाले को लड़ना चाहिए, लेकिन इसलिए राहुल गांधी को सामने रख करके और पीछे के दरवाजे से ये खेल खेल रही है।